तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर करेंगे और इसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। और विभिन्न एग्जाम्स में जो सवाल आ चुके हैं, उन तमाम सवाल का भी हमने एक संकलन लाया है, जो संकलन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की एकदम मूल बिंदु से, यानी उसकी जड़ें कहां पर हैं। जब तक हम उसकी जड़ों को नहीं समझेंगे और उनकी मूलभूत अवधारणाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम इतिहास को सही तरीके से नहीं समझ सकते। तो इतिहास को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एक नया कुछ इंप्लीमेंट किया है, ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके पास विषय वस्तु का ज्ञान तो हो ही, साथ में उन्हें विषय की समझ भी हो कि ये विषय कह क्या रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसे नृविज्ञान कहा जाता है। जिसे नृविज्ञान, इसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान। यानी इसे एक और नाम से जानते हैं, मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान, मानव विज्ञान। एक्चुअली में क्या है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, तो हम सबके सब चीज मानव को केंद्र में रख के ही पढ़ते हैं। तो इतिहास की जब हम शुरुआत करेंगे, इतिहास की शुरुआती बात करेंगे, तो मानव को हम केंद्र से दूर हटा नहीं सकते। इसलिए हम हिस्ट्री को, यानी भारत का जो इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन भारत कहा जाता है, ठीक है ना, या किसी भी देश का इतिहास, हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम मानव के इतिहास को नहीं समझेंगे। हालांकि ये आपके इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल आते हैं, फिर भी ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे अंदर हिस्ट्री की एक जो है पकड़ और हिस्ट्री की एक जो नॉलेज है, विस्तृत नॉलेज, वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आएगा, वह कौन सा टॉपिक है हमारा? तो मानव विज्ञान क्या है, इसका परिचय और परिभाषा। हम ये दोनों चीज को क्या करेंगे? समझेंगे। तो मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान क्या है? तो मानव जाति का समग्र अध्ययन, समग्र मतलब समूचा अध्ययन, यानी मानव विज्ञान का, यानी मानव का समूचा अध्ययन, पूरा अध्ययन। ठीक है, उनकी उत्पत्ति, उनका विकास, वो किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, उनकी संस्कृति, भाषा और उनके पूर्वजों के द्वारा जो उनके अवशेष है, इन तमाम चीजों का अध्ययन हम कहां करते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग करते हैं मानव विज्ञान में। कहां करते हैं? मानव विज्ञान में। यानी आज हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो वो सारा एक्शन हमें कहां से मिला है? तो
तो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, ठीक है, जिसकी जड़ें मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है। अब एंथ्रोपोलॉजी शब्द आखिर है क्या और एंथ्रोपोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एंथ्रोपोलॉजी शब्द अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक का एक शब्द है। कहां का शब्द है बच्चों? ग्रीक का एक शब्द है। एंथ्रोपोलॉजी कहां का शब्द है? ग्रीक का एक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है एंथ्रोपोडस। एंथ्रोपोडस मतलब होता है मनुष्य। एंथ्रोपोडस मतलब क्या होता है? मनुष्य। एंथ्रोपोडस मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, ठीक है। और लोगिया, लोगिया मतलब होता है अध्ययन, यानी मनुष्य का अध्ययन, जिसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मानव विज्ञान कहते हैं। अब मानव विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं भी हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, ठीक है, और उन रिसर्च को भी हम लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा करके जिक्र करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या है मानव विज्ञान की परिभाषा? तो पहली परिभाषा अगर हम लोग देखें तो मानव विज्ञान की परिभाषा पहली क्या है? मानव विज्ञान मानव जाति के अध्ययन का विज्ञान है। मानव विज्ञान क्या है? मानव जाति का अध्ययन का विज्ञान है, यानी इसमें हम समूचे मानव जाति का अध्ययन करते हैं। और मानव जाति के किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो मानवीय जो संस्कृति है उसका अध्ययन करते हैं, जैविक उनका जो विकास है उसके अध्ययन करते हैं, उनकी भाषा यानी वो कैसे बोलने लगे, उनकी भाषा कैसे उत्पन्न हुई, और पूर्वजों के जो अवशेष हैं उन तमाम चीजों का अध्ययन हम कहां करते हैं? मानव विज्ञान में करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा अगर देखें तो यह एक समग्र विज्ञान है जो मानव जीवन के सभी पहलुओं का, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं का यानी पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? मानव विज्ञान कहते हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी मानव विज्ञान किसे कहेंगे? कि जो मानव के या मानव से जुड़े तमाम जानकारियों को हमें समझाने का प्रयास करता है, ठीक है, समग्र जानकारी को समझाने का प्रयास करता है, वो हमारा क्या होता है? मानव विज्ञान होता है। कोई दिक्कत? तीसरी परिभाषा अगर देखें हम मानव विज्ञान का, तो मानव विज्ञान की तीसरी परिभाषा क्या है? मानव विज्ञान मानव व्यवहार और संस्कृति के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जांच करता है। यानी मानव विज्ञान में ही हमें यह मालूम चलता है कि मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है, मानव की संस्कृति अतीत में कैसी थी, यानी आज से हजारों साल पहले उसकी संस्कृति कैसी थी, वो कैसे रहते थे, वर्तमान में उनका जो रहन सहन है, उनका जो आचार व्यवहार है वो कैसा है, और भविष्य में कैसा होगा। ये तमाम चीजों का अध्ययन हम कहां करते हैं? मानव विज्ञान में। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि मानव विज्ञान सिर्फ विज्ञान नहीं, हिस्ट्री की एक कड़ी है, इतिहास की एक कड़ी है, ठीक है। इसे पढ़ने पे आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आपको लगेगा कि हम कोई साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की विषय मैंने साइंस का कोई सब्जेक्ट हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, साइंस आखिर मानव को ही तो केंद्र में रख के पढ़ा जाता है, और ये मानव विज्ञान है, तो इस विज्ञान के अंदर और भी विज्ञान हमें देखने को मिलेगा जो मानव से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत डायनामिक टॉपिक है, ये डायनामिक विषय वस्तु है, और इस डायनामिक विषय वस्तु में आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो काफी चौंका देने वाली होंगी, काफी इंटरेस्टिंग होंगी, जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। तो इससे क्या होगा कि देखिए, कोई भी मकान मजबूत तभी बनता है
ठीक है, जब उसकी नींव बहुत ही क्या हो, मजबूत हो। अगर नींव मजबूत नहीं होगा तो कोई मकान क्या कभी मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा, धड़ाम से गिर जाएगा, एक हवा की झोंका चलेगी, खत्म। तो इसलिए नींव मजबूत रखना होता है। यानी पढ़ाई कैसा करना है आपको? ऐसा कि एक बार जो हो गया फूस की तरह या दीप की तरह, फूस को लाएंगे, एक बार जलाएंगे, 2 मिनट वो प्रकाश देगा, खत्म, वापस समाप्त। लेकिन दीप को जलाएंगे, वो थोड़ा ही प्रकाश देगा लेकिन निरंतर देगा। तो एक विद्यार्थी का कार्य है कि जब आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करते समय इस चीज का ध्यान रखो आप, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखो कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है, एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और वो कैसे होगा? जब आप सही डायरेक्शन में आप चलोगे, तो विषय की समझ होगी आपके अंदर, तभी तो आप सही डायरेक्शन में चलोगे। दूसरी बात, उसकी नीड क्या है, हमें आवश्यकता क्या है, उसे भी हमें समझना पड़ेगा। आज के टाइम में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखिए, तो अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया है, कैसा हो गया है, अब क्वेश्चंस थोड़ा घुमाकर, थोड़ा बेंड करके, यानी आप परखा ये जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा होता था पहले कि लोग रट लिया हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको उसकी पूरी पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। तो हम आपको ये पूरे सेगमेंट्स में हम ये तमाम चीजों की कोशिश करेंगे कि आपको मानव विज्ञान के साथ हिस्ट्री को कनेक्ट करें, ताकि आप हिस्ट्री को समझ सकें, ठीक है। तो यहां तक बच्चों समझ में आया? मानव विज्ञान की 3 परिभाषाएं हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इसकी चौथी परिभाषा अगर देखें तो चौथी परिभाषा क्या कहता है? तो यह मानवता का सर्वसमावेशी अध्ययन है। यानी मानव विज्ञान क्या है? तो मानवता का सर्वसमावेशी अध्ययन है। मतलब मानवता क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, यानी इसमें इसकी सोशल एक्टिविटी भी, सारी चीजें, उसका आचार व्यवहार, संस्कृति, भाषा, सब इसके अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब मानव विज्ञान हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम हिस्ट्री से अनभिज्ञ हैं, हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। क्योंकि जब तक हम मानव विज्ञान को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, अरे ठीक है यहां से सवाल भले कम आते हो एग्जाम्स में, लेकिन एक हमारे मस्तिष्क में ये बात तो हमेशा कौनते रहेगा ना, भाई ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। हम डायरेक्ट एंशिएंट, मतलब डायरेक्ट हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर दे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कई लोग बोलेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना चाहिए था आपको, या पाषाण काल से शुरू करना चाहिए था आपको। क्या? क्योंकि वो वही चीज एग्जाम्स में आते हैं। भाई एग्जाम्स में आते हैं, ठीक बात, लेकिन आपको विषय की समझ है कि नहीं? विषय की समझ है या नहीं है? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, ठीक है, जिनके पास हिस्ट्री की मतलब वस्तुनिष्ठ नॉलेज है, मतलब उनसे जो सवाल पूछो वो सारे सवाल का जवाब आपको दे देंगे, लेकिन उनसे वो क्रॉस क्वेश्चन कर लो, नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? क्योंकि उन्होंने डेप्थ के साथ, गहराई के साथ उस टॉपिक का अध्ययन किया नहीं है। और जब तक डेप्थ के साथ अध्ययन नहीं करेंगे, गहराई के साथ अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि वो आपके साथ जो है मतलब एक परफेक्ट चीज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या वो अब संभव है कि वो आपको समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, जाहिर सी बात है। और ये जो वैकेंट, ये जो गैप रहेगा, वो हमेशा आपके लिए बना रहेगा, और आप अपनी मूल आवश्यकताओं को, मूल चीजों को नहीं समझेंगे। और आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसकी जो मूल ढांचा है, और आए दिन जो ढांचा में परिवर्तन हो रहा है, उसको भी आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि विज्ञान को जीरो से पढ़े, नींव से पढ़े उसकी, कि उसकी नींव कहां रखी गई। तो विज्ञान की नींव तो भाई मानव विज्ञान से शुरू होता है ना, क्योंकि हर एक चीज हम मानव को केंद्र में रख के पढ़ते हैं। तो इससे यह तो स्पष्ट होता है कि
मानव विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए बेहद जरूरी है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं मानव विज्ञान की मुख्य लक्ष्य, यानी मानव विज्ञान का क्या क्या लक्ष्य है भाई। तो देखो, मानव समूहों का अवलोकन करना, विश्लेषण और उनका वर्णन करना। मानव विज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है कि कौन सी संस्कृति में कहां पर किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह का भोजन पान करते थे, वो कौन से जीवों के साथ रहते थे, कौन उनका पालतू जानवर था, कौन उनका पालतू जानवर नहीं था। ये तमाम चीजों का अध्ययन, अवलोकन हम कहां करते हैं? मानव विज्ञान के अंदर। यानी मानव विज्ञान का अध्ययन करना मतलब मानव का अवलोकन करना। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? अब एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, पर नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले मानव विज्ञान की और कुछ आवश्यकताएं, जैसे विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरणों में मानव जीवन को समझना, अतीत से वर्तमान तक मानव जीव विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन करना, ज्ञान को मानवीय समस्याओं के समाधान में लागू करना, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? मानव विज्ञान के अंदर। मतलब अगर मनुष्य किसी चीज की आवश्यकता, मतलब मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के अनुसार उसने उन चीजों को बनाया। जब मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह जाना था तो उसने चक्के का आविष्कार किया। उसने क्या किया? चक्के का आविष्कार किया। चाहे को इंसिडेंटली ही आविष्कार हुआ हो, आग का आविष्कार हुआ, और ये तमाम आविष्कार ने मनुष्य को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है। आज दुनिया भर में सारे मनुष्य जितने भी हैं वो एक दूसरे से चंद सेकंडों में बात कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल होया है किसके वजह से? उनकी आवश्यकताओं की वजह से। तो मानव विज्ञान हमें कनेक्ट करता है, हमें जोड़ता है। क्या करता है? हमें जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, पृथ्वी के अतीत से जोड़ता है, और कई सारी सभ्यताओं से जोड़ता है। तभी तो हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में मानव विज्ञान है क्या। अब आगे बात करते हैं। मानव विज्ञान के इतिहास का विकास अगर समझे, तो मानव विज्ञान का इतिहास अगर समझे तो प्राचीन काल से शुरू होता है। इसका काल हम कौन सा लेते हैं? प्राचीन काल लेते हैं, ठीक है ना। तो मानव का स्वभाव, समाजों के बारे में दार्शनिकों का चिंतन पहले हुआ। यानी प्राचीन काल में क्या होता था कि मानव कैसा है, किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह का आचरण करता है, ये सारी चीजें पहले दर्शन शास्त्र से ये शुरुआत हुई। यानी दार्शनिक होते थे। दार्शनिक कौन होते थे? वो क्या करते थे? सोसाइटी का अवलोकन करते थे, सोसाइटी को जानने का प्रयास करते थे, और जानने के बाद उन लोगों ने क्या किया? हम अपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया। क्या किया? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया। तो अरेंज करने में इन लोगों का नाम आता है अरस्तु और हेरोडोटस। आप जानते हैं कि हेरोडोटस इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और बायोलॉजी का पिता आपको पता है किनको कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है ना। तो यहां पर अरस्तु भी मानव विज्ञान में अपना मूलभूत योगदान दिए हैं। अब आ जाते हैं मानव विज्ञान का और अध्ययन का कड़ी जो आगे बढ़ता है 15वीं और 17वीं शताब्दी में। इसमें क्या होता है? यात्रियों और खोजकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की खोज की जाती है। यह लालसा, खोज करके उसका वर्णन करना, यह लालसा मनुष्य की जो जिजीविषा होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और मनुष्य के बारे में, मनुष्य के इतिहास के बारे में और हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक कौतूहल का भाव बना रहता है, हमेशा हम जिज्ञासु बने रहते हैं कि हमें ये चीज जानना है, हमें वो चीज जानना है, और हम क्या करते हैं? जानने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब इसके अगले काल की बात करें तो 18वीं सदी। 18वीं सदी में क्या हुआ? 18वीं सदी को ज्ञानोदय काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा काल कहा जाता है? ज्ञानोदय काल। क्यों कहा जाता है ज्ञानोदय काल? सबसे पहले ज्ञानोदय काल समझते हैं। तो यहां पर मानव समाजों के
व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत होती है। यानी यहीं से मानव समाज का जो है व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत होती है। यानी ये वो ग्राउंड था, वो लेवल था जिस पर जो है मानव विज्ञान आकर समतल नजर आ रहा था और यहां से चीजें स्टार्ट की गई। यानी सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो इस दौर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मानव विज्ञान के इतिहास में एक और नए टॉपिक को जन्म देता है, वो है वैज्ञानिक आधार। यानी यहां पर 19वीं शताब्दी में डार्विनवाद का, विकासवाद का सिद्धांत 1859 में आता है, जो मानव विज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित करता है। यानी जो ह्यूमन साइंस है, मानव विज्ञान है, उसको विज्ञान से जोड़ने का काम किया जाता है। 20वीं सदी की अगर बात करें तो मानव विज्ञान ने सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यानी मानव समझ चुका है कि हमें प्रकृति में सरवाइव करना है तो हमें प्रकृति के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। प्रकृति की आवश्यकताओं को और अपनी आवश्यकताओं को हमें समझना पड़ेगा। तो 20वीं सदी में इस चीज का डेवलपमेंट हो चुका, यानी इस तरह का जो है मतलब माइंड सेट जो है लोगों का बनना शुरू हो गया। इसलिए आप देखते होंगे कि प्रकृति रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। रीजन क्या है कि हमें सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की समझ हो चुकी है, और यह भी किधर से आया? मानव विज्ञान से आया। ठीक है, तो आप बताइए आप लोग कि क्या मानव विज्ञान पढ़े बगैर हम इतिहास पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो केवल आप अपने तक सीमित मत रखो, आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है उन बच्चों तक मिलता रहे और उन्हें हेल्प हो। क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैक्टफुल चीजों को हम लाने वाले, भी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो हम लोग आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है? मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उप शाखाएं। मानव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, हमें यह समझना जरूरी है। तो पहली शाखा की बात करें तो जैविक भौतिक मानव विज्ञान, जिसको बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या है? जैविक भौतिक मानव विज्ञान, जिसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव को एक जैविक प्राणी के रूप में क्या किया गया है? अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें मानव एक क्या है? जैविक प्राणी है, यानी ये सेल्स से बना हुआ प्राणी है, और इसका अध्ययन हम यहां पर करते हैं। कोई दिक्कत आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट उप क्षेत्र की बात करें कि मानव विज्ञान का उप क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पहला है बाबू प्राइमेटोलॉजी। क्या है? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी क्या होता है? तो मानवेतर, यानी मानव से पहले, मानवेतर प्राइमेट्स, मानव से पहले जो प्राइमेट्स जीव हुए उनको मानवेतर प्राइमेट्स कहा गया। कौन होते थे? तो बंदर होते थे, बानर होते थे। इन सब का अध्ययन किस उप क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं हम लोग? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो इसमें जीवाश्म रिकॉर्ड के माध्यम से मानव की उत्पत्ति समझी जाती है। यानी पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? तो इसमें जो भी जीव आज से लाखों वर्ष पहले चट्टानों में दब गए, बर्फ के चट्टान में दब गए, ठीक है, तो उनके जो जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों को जिसके अंदर अध्ययन करते हैं, वो कौन सा है? मानव विज्ञान का कौन सी उपक्षेत्र है? तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। अब आपसे सवाल यहां से पूछा जाएगा कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? बता दोगे आप? जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाता है?
आप बता दोगे, ऑप्शन आपको मिलेगा, खटाक से बता दोगे। तो कई सारी इंफॉर्मेशन है ना। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई सर आप हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ा के आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। अब जरा सोचो आप कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। जो इन चीजों को क्या करते हैं लोग, स्किप कर जाते हैं। और आपको बता देते हैं, यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट, बीपीएससी करने वाले स्टूडेंट, या स्टेट पीसीएस पास करने वाले, जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स देते हैं बच्चे, वे एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान, नृविज्ञान लेते हैं। बहुत फिक्स विज्ञान है, बहुत छोटी, मतलब बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है इसका, ठीक है ना। तो इसमें स्कोरिंग भी नंबर का ज्यादा अच्छा से होता है, ठीक है। बहुत अच्छे स्कोरिंग करता है ये, इसलिए इसको लेते भी हैं। और मानव विज्ञान की समझ भी आती है, समाज की, सोसाइटी की समझ भी आती है। और बगैर इसको समझे क्या हम समझ सकते हैं? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब है बायो आर्कियोलॉजी। बायो आर्कियोलॉजी क्या होता है? तो इसमें प्रागैतिहासिक मानवों की जैविक जांच की जाती है। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो मानव हुए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उनकी जो जैविक अवशेष हैं, उन तमाम चीजों का अध्ययन कहां करते हैं? बायो आर्कियोलॉजी में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फॉरेंसिक मानव विज्ञान। आपने सुना होगा फॉरेंसिक विज्ञान, है ना, लेकिन आज तक पता नहीं होगा कि होता क्या फॉरेंसिक विज्ञान, ठीक है ना। हम लोग बस इतना जानते कि फॉरेंसिक जांच होगा, फॉरेंसिक टेस्ट होगा, कि किसी की एक्सीडेंट हुई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तो कहता है फॉरेंसिक जांच जरूरी है ना, कहा जाता है ना कि फॉरेंसिक जांच जरूरी है। फॉरेंसिक जांच में वो सारी चीजें पता चल जाएगी। फॉरेंसिक जांच में अगर गला दबा के मारा है तो गला दबा पता चल जाएगा, या वो पहले मर गया है तो वो पता चल जाएगा। यानी फॉरेंसिक लैब, यानी फॉरेंसिक जो जांच होती है वो बहुत ही शानदार जांच होती है। उसमें हर एक चीज की जानकारी आपको क्या हो जाती है? लग जाती है। तो फॉरेंसिक विज्ञान क्या है? तो कानूनी मामलों में मानव अवशेषों का विश्लेषण, ठीक है ना। मानव, एक तो मानव, मान लीजिए कि किसी को मार के रख दिया है ना, गाड़ दिया, 5 साल बाद उसका कंकाल निकला, होता है ऐसे न्यूज में बहुत सारा आप देखे होंगे। क्या होता है? उसका कंकाल निकला, और कंकाल निकला तो आप, तो कंकाल तो काफी पुराना हो चुका है, 5 साल 6 साल का हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है? इसको कैसे मारा गया, कितना साल पहले मारा गया, किस सिचुएशन में मारा गया? तो ये सारा एविडेंस उस कंकाल के अंदर मौजूद होता है। और हम फॉरेंसिक मानव विज्ञान के अंतर्गत इसको क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद है आणविक मानव विज्ञान, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डीएनए, और जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? डीएनए और आनुवंशिकी के माध्यम से हम मानव का अध्ययन करते हैं। यानी मानव की आनुवंशिकी का हम यहीं पे अध्ययन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सर बायोलॉजी है, लेकिन नहीं, ये मानव विज्ञान का ही हिस्सा है, यानी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले आता है, या पहले ना कह के यूं कह लीजिए कि उसी के अंदर का एक ब्रांच है। जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ा तो उस ब्रांच को और एलिब्रेट किया गया और शानदार तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आणविक मानव विज्ञान, कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका और उपक्षेत्र की बात करें तो अब है चिकित्सा मानव विज्ञान, ठीक है। तो चिकित्सा मानव विज्ञान में हम क्या करते हैं बाबू? तो स्वास्थ्य और रोगों के सांस्कृतिक और जैविक अध्ययन करते हैं। यानी ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या ये रोग पहले से था प्रकृति में मौजूद, या अभी अभी आया है, ठीक है ना, या इसके अवशेष बहुत पहले से थे या नहीं थे। तो इन चीजों का अध्ययन करके फिर, जैसे जेनेटिक रोग वगैरह हो जाता है, उन चीजों का अध्ययन करके फिर उनका क्या किया जाता है? इलाज उसके अनुसार किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? मानव विज्ञान का उपक्षेत्र और शाखाएं हमने स्पष्ट कर लिया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, सामाजिक संस्कृति मानव विज्ञान। अगला क्या है हमारा? सामाजिक संस्कृति मानव विज्ञान, यानी सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें होता क्या है, तो मानव समाजों और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के समाज का और उसके अलग अलग संस्कृतियों का। अगर भारत को आप देखें तो भारत विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों वाला देश है, यहां पर एक प्रकार की संस्कृति है नहीं, ठीक है ना। तो उन संस्कृतियों का अध्ययन हम कहां करते हैं? मानव, यानी मानव विज्ञान। कौन से मानव विज्ञान? सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इसमें सामाजिक संगठन को, कि कोई भी देश बनाने के लिए या कोई भी परिवार बनाने के लिए, कोई समाज बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। परिवार बनाने के लिए पारिवारिक संगठन की आवश्यकता होती है, गांव बनाने के लिए ग्रामीण संगठन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार एक देश, एक राष्ट्र बनाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? जाति को पढ़ते हैं, वर्ग को पढ़ते हैं, लिंग को पढ़ते हैं और राष्ट्रीयता का अध्ययन इसी के आधार पर किया जाता है। यह हमारा क्या हो गया? सामाजिक संगठन। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता। तो अलग अलग समाजों के बीच समानताएं और विभिन्नताओं का अध्ययन हम यहां पे पढ़ते हैं। यानी ये जो हमारा सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें हम कई महत्वपूर्ण चीजों को, एक सांस्कृतिक विविधता को पढ़ते हैं। जैसे भी मैंने जिक्र किया कि भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं के मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनकी मान्यताओं का अध्ययन हम कहां करते हैं? तो सांस्कृतिक विविधता में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले विषय वस्तु की ओर। अगला विषय वस्तु हमारा क्या है? तो सहभागी अवलोकन। क्या है? सहभागी अवलोकन। यानी शोधकर्ता स्वयं को अनुसंधान के संदर्भ में रखते हैं और फिर उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? सहभागी अवलोकन का मतलब, अब ये जो लेखक हैं वो भी तो किसी न किसी मान्यता को मानते होंगे, उनके भी तो अपने विचार होंगे। उन विचारों को भी कहां रखते हैं? केंद्र में रखते हैं। और केंद्र में रखने के बाद उस पर अपना क्या करते हैं? अवलोकन देते हैं, ठीक है ना। यानी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और इसकी चौथी बात, व्यवहारिक मुद्दे। तो सोसाइटी की जो एक व्यवहारिक मुद्दा होता है, जो नीड होती है, क्या क्या नीड होती है? तो स्वास्थ्य होती है, शिक्षा होती है, पर्यावरण होती है, कृषि होता है और उनका विकास होता है। यानी यही एक समाज के जो व्यवहारिक मुद्दे होते हैं, यही चीजें उनको चाहिए होती है। और ये चीजें हम कहां पढ़ेंगे? मानव विज्ञान के अंतर्गत। यानी इससे एक बात स्पष्ट होता है कि अगर देश में किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या उसको राज्य में चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है, और देश की बागडोर उसके हाथों में सौंपा जाए, तो पहले उनको बोलो कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, सोशियोलॉजी पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, सामाजिक नॉलेज है कि नहीं है, व्यवहारिक समझ है कि नहीं है, कि सोसाइटी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। और ऐसे नेता जिनके पास इसका नॉलेज ना हो, तो फिर आप उनको चुनो ही मत, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मूल आवश्यकताओं को, व्यवहारिक अवधारणाओं पर केवल और केवल क्या करेंगे? कुठाराघात करेंगे। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहीं पे दूसरा तर्क आता है कि नेता को तो बस नेतृत्व करने के लिए रखा जाता है। देश को तो जितने भी आईएएस, आईपीएस, यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वे लोग चलाते हैं, नेता थोड़े चलाता है। लेकिन डिसीजंस तो कई बार क्या होता है? नेताओं से लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, सर ये करे कि नहीं करे। लेकिन उसको रत्ती भर नॉलेज नहीं होता इस चीज का, ठीक है ना। सोसाइटी का रत्ती भर नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसका वो मंत्री बन बैठता है। एजुकेशन का उसको नहीं पता होता है, फिर भी वो एजुकेशन मिनिस्टर बन बैठा होता है। खेल का ख नहीं मालूम, लेकिन वो खेल मिनिस्टर बन चुका होता है, ठीक है।
कानून का क नहीं मालूम होता है, लेकिन वो कानून मंत्री बन चुका होता है और उसके डिसीजंस पे देश और दुनिया की चीजें तय की जाती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये लोकतंत्र में एक प्रकार का सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। नागरिक अपना मताधिकार जब देते हैं, किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं जिसके पास सोशल समझ ही नहीं है, सोशल नॉलेज ही नहीं है, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट होता है कि आप एक ऐसे लोग को चुनकर भेज रहे हो जो किसी तरह से योग्य है ही नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा ना, हमें एजुकेशन क्यों चाहिए। इसलिए एजुकेशन चाहिए। अभी अगर आप देखें 25 दिन से धरने पर था, 25 दिन से झारखंड प्रोटेस्ट में सब लोग क्या थे, सारे बच्चे धरने पे थे। मांग क्या थी? तो टीडीपीएल ने जितना भी एग्जामिनेशन कराया था, वे सारे के सारे एग्जामिनेशंस वो इस तरीके से कराया कि सब में क्वेश्चन पेपर लीक हुए और यहां तक कि उसने सीट भी बेचा। कोई सीट 25 लाख में, कोई 40 लाख में, कोई 1 करोड़ में। अब जिसके पास पैसे होगा वही उस सीट को खरीदेगा और उसका बेटा ही अधिकारी बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो फिर समान अवसर का जो बात होता है संविधान में, वो कहां मिला? मिला क्या? नहीं मिला। जो योग्य बच्चे हैं उनको क्या यह अधिकार मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो देश में कई ऐसी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, और इन चीजों को समझना हमें बेहद जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो हम केवल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमको कल उसके सिस्टम में जाना है ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब ऑफिसर ही बनना चाह रहे हो, कुछ भी बनना चाह रहे हो, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे जाना चाह रहे हो, तो आप उसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो जा रहे हो, ठीक है, उसी के अंदर जा रहे हो ना। अगर आपकी समझ डेवलप नहीं होगी, आप अपने आप को उस तरीके से बनाए हुए नहीं रहोगे, तो क्या पॉसिबल है कि तुम वहां पे न्याय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से मोदी जी क्या बोले? मोदी जी ने कहा कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान जितने भी हैं देश में चल रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान जितने भी हैं जो देश में चल रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं, उन कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। कैसे भाई? तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग वाली व्यवस्था जो है, हम अपने तरीके से मजबूत करेंगे। और बहुत सारे लोगों का तर्क है, हाँ सरकार के पास बहुत योग्य टीचर है। भाई है योग्य टीचर, मैं कहां कहता हूं कि योग्य टीचर नहीं है। सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराकर टीचर बहाल करती है, तो योग्य टीचर तो हुआ ना। लेकिन एक प्राइवेट टीचर जो पढ़ाते हैं वो तो किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करके नहीं आते हैं। वो तो शुरू किया, अपना अनुभव का यूज करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बुरी कोई बात है नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि उन्होंने ये बोला कि कोचिंग जो, मतलब कोचिंग पर एक भारी भरकम पैसा लगता है परिवारों का, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, यानी कोचिंग फ्री कर देंगे। अरे भैया, आपसे कोचिंग फ्री करने की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो ना, आप कॉलेज का, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो। जो चीज एक बच्चे को कंपटीशन की तैयारी के लिए, नीट के लिए जरूरत होती है, उसको आप स्कूल में योग्य टीचरों के द्वारा देना शुरू कर दो। स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दो, यूनिवर्सिटीज को अप टू डेट कर दो, करेंट कर दो। क्या जरूरत है बच्चे ऑनलाइन क्लास करने जाएंगे? और ऑनलाइन क्लास वाले तो कोई कहने भी नहीं आते हैं कि तुम मेरा क्लास ज्वाइन करो, तुम मेरा क्लास ज्वाइन करो। भाई बच्चों को जो समझ में आता है वो करता है। तो बात यह है ना कि हमें मूल बात पता ही नहीं है और बिना मतलब की बेतुकी बातें किए जाते हैं। आए दिन एजुकेशन बजट जो है, शिक्षा बजट घटा रहे हैं, होर्डिंग पे बढ़ा रहे हैं।
ये जो सरकार पैसा खर्च कर रहा है होर्डिंग्स पे, होर्डिंग्स लगवाने में, भाई जितना तुम एक काम नहीं करते हो उससे 10 गुना तो खाली पैसा होर्डिंग्स लगाने में खर्चा कर देते हो। जितना ये पोस्टर लगाने में खर्चा कर देता है, जितना ये बैनर लगाने में खर्चा कर देता है, वो खर्चा न करके और गोदी मीडिया को खरीदने में खर्चा कर देता है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को खरीदने में खर्चा कर देता है। वो खर्चा ना करके क्या करना चाहिए था, उसको जो मूल आवश्यकताएं उस पर खर्चा करनी चाहिए थी, उसकी ढांचाओं को ठीक करना चाहिए था। तो इनको बस फिजूल बात बोलने आता है, कुछ नहीं आता इसके अलावा। इसलिए हमें ये सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। हम पढ़ेंगे तभी सब्जेक्ट की गंभीरता को, गहराई को समझेंगे, और नहीं पढ़ेंगे, नहीं नॉलेज होगा तो कहां समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। तो समझना हमें जरूरी है। तो अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अभी नेताओं की बात करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा अपना नुकसान हो जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला है पुरातत्व मानव विज्ञान। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, आर्कियोलॉजी नाम का एक टॉपिक भी होता है, एक हिस्ट्री का एक पार्ट भी होता है जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। मालूम है क्या आर्कियोलॉजी? नहीं मालूम आर्कियोलॉजी क्या होता है? इतिहास में कोई भी बात लिखा गया है ना, तो यही आर्कियोलॉजी के द्वारा जो प्रमाणित किया गया बात है, जो शोध किया गया बात है, उसी को लिखा गया है। ऐसे नहीं कोई काल्पनिक कहानी उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। कोई भी काल्पनिक कहानी, जो भी इतिहास में एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए, वो सारा का सारा वैसा था, वैसा है, वही है। वो इस चीज को डिफाइन कराता है। लेकिन हम लोग पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा भाई। ठीक है, तो भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत का अध्ययन, भौतिक अवशेष मतलब मानवों के द्वारा जो चीज छूट गया, जैसे उसने हथियार बनाया, औजार बनाया, ठीक है ना, और वो रह गए, बर्तन बनाए, वो रह गए, तो उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं? उसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में बताते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई? तो इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मतलब पुरातत्व मानव विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसके अध्ययन सामग्री में अगर देखा जाए तो कलाकृतियां, तो मिट्टी के बने बर्तन, पत्थर के औजार, ये हमें अवशेष के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। जैविक अवशेष, जानवरों की हड्डी, पौधों के अवशेष, उस समय किस तरह के पौधे थे, किस तरह के जानवर थे, तो उनकी हड्डियां मिलती हैं, तो उससे हमें उनके अतीत के बारे में पता चलता है। संरचनाएं, उस समय का मकान यानी इमारतें कैसी थी, मंदिर कैसे थे, बस्तियां कैसी थी, उनके अवशेष भी आज हमें क्या होते हैं? मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको उस हिसाब से अपना इतिहास लिखते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत है? अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा जो इसका आ रहा है, अगला क्या है? भाषाई मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब भाषा और संस्कृति के बीच के संबंधों का अध्ययन जहां हम करते हैं, वो मानव विज्ञान क्या कहलाएगा? भाषाई मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो जो एक खास स्थान, एक खास जगह, एक खास क्षेत्र में क्या होता है? एक खास तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे आप बिहार के ही अलग अलग क्षेत्र में चले जाइए, तो कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, तो कहीं पे मगही बोली जाती है, तो कहीं पे बज्जिका बोली जाती है ना, कहीं पे मैथिली बोली जाती है। तो कई सारी बोलियां बिहार में ही अलग अलग जगहों पे बोली जाती हैं। भाषा में अगर देखें तो भारत में तमिलनाडु में तेलुगु बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, ठीक है ना, बंगाल में बंगला बोला जाता है। तो उसकी भाषाएं क्या हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है ना, तो इस भाषा का और संस्कृति के बीच में एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करना, यानी एक संबंध को समझना, हम कहां देखेंगे इसको? मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान में। अब इसका दूसरा है
अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान यानी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव विज्ञान की 5वीं शाखा है। और 5वीं शाखा चारों पारंपरिक शाखाओं के ज्ञान को व्यवहारिक समस्याओं में लागू करता है। वो 4 कौन कौन सी हैं तो ध्यान दीजिए। पहला है मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान। मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान का मतलब मानव मनोविज्ञान एवं संस्कृति का अंतर संबंध का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं, ये उसकी उप शाखाएं हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी मानव विज्ञान। क्या है? पारिस्थितिकी मानव विज्ञान। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसके बीच में मनुष्य का जो तालमेल है इसके साथ, उसका हम लोग स्टडी कहां करते हैं तो पारिस्थितिकी मानव विज्ञान के अंदर करते हैं। अब आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो अगला टॉपिक है इसका आर्थिक मानव विज्ञान। आर्थिक मानव विज्ञान में मानवों के द्वारा जो उत्पादन, वितरण, उपभोग और जो सांस्कृतिक पहलू होता है, ठीक है, उसका अध्ययन हम कहां करते हैं आर्थिक मानव विज्ञान के अंतर्गत। अब देखो भारत में लगभग जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, ये सारे त्योहार को आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आर्थिक मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी त्योहार आप ले लीजिए, जब फसल अच्छी होती है तो होली मनाया जाता है, जब फसल लहलहाती है खेतों में कटना होता है तो ऐसे एक एक कई सारे त्योहारों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी इसको फसली त्योहार कह सकते हैं। भारत में बहुत सारे फसली त्योहार माने जाते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से। ठीक है ना, और फसल का जो पहला अनाज होता है वो ईश्वर को चढ़ाने की प्रथा भी है। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि आर्थिक मानव विज्ञान का भी अध्ययन हम मानव विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक मानव विज्ञान। राजनीतिक मानव विज्ञान का मतलब कैसे सामाजिक संगठन आगे बढ़ा, उसमें व्यक्तित्व और वर्चस्व कैसे डेवलप हुआ, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, शक्तियां कैसे बढ़ी, राजनीतिक संगठन कैसे काम करते थे। पहले मोनार्की सिस्टम था, राजा शासन करते थे, तो वो शासन व्यवस्था कैसे आई, किस तरह से आई, उसका अध्ययन कहां करते हैं हम राजनीतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं धार्मिक मानव विज्ञान। धार्मिक मानव विज्ञान क्या है तो धार्मिक मानव विज्ञान में ही हम लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास को भी इसी में पढ़ते हैं, जादू टोना टोटका भी इसी में पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी धर्म, जादू, विश्वास की जो विश्वास अंधविश्वास की जो प्रणालियां हैं कैसे ये डेवलप हुई, कैसे विकसित हुई, इसका स्टडी कहां करते हैं हम लोग धार्मिक मानव विज्ञान के अंतर्गत। अब इसकी अगली ब्रांच है, मैंने अगली बात अगला फैक्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं मानव विज्ञान का। तो मानव आनुवंशिकी एवं जैविक विकास। अब देखो मानव का विकास जो हुआ है वो जैविक स्तर पे हुआ है, यानी पहले वो छोटा सेल था, म्यूटेशंस हुआ, म्यूटेशंस के उपरांत जो है बड़े सेल्स में ये कन्वर्ट हुए। तो कैसे कैसे ये हुए इसका हम लोग स्टडी कहां करेंगे मानव आनुवंशिक एवं जैविक विकास में। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं आनुवंशिकी सिद्धांत को। आनुवंशिकी सिद्धांत क्या होता है तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है, आनुवंशिकता और जीवों में विविधता का अध्ययन ही आनुवंशिकता सिद्धांत का अध्ययन है। और इसका नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। पहले व्यक्ति कौन थे आनुवंशिकता के नियम देने वाले, मेंडल। मेंडल ने अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मेंडल ने अलग अलग कंसेप्ट जो है दिया था। अब इसका अगला जो पॉइंट है हमारा है वह है प्रभाविता का नियम, यानी आनुवंशिकी के नियम से जुड़ा हुआ। प्रभाविता का नियम क्या है तो इसमें दो विपरीत लक्षणों में से एक प्रभावी होता है। यह सब नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल के नियम से हम इसको देख रहे हैं, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम, यानी युग्मक निर्माण के समय जीन युग्म अलग अलग हो जाते हैं। ये सब बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार रिपीट हो रहा है आपके लिए, रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी
विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, यानी बढ़ते हैं, बराबर रूप से क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। इसके बाद जनसंख्या आनुवंशिकी की अवधारणा को समझते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी की अवधारणा का जो सिद्धांत पहले दिया था वो हार्डिन वेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? हार्डिन वेनबर्ग ने। इन्होंने क्या किया था, बड़ी और यादृच्छिक जनसंख्याओं में जीन आवृत्तियां स्थिर रहती हैं। ये बात किसने बोला था? हार्डिन वेनबर्ग का सिद्धांत में ये बात जो है कहा गया था। इसका अर्थ यह हो गया कि यादृच्छिक जनसंख्या मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या, उसमें से कोई एक रैंडमली किसी को उठा लीजिए, ठीक है, तो उनका जो जेनेटिक गुण होगा वो दूसरे वाले के गुण से क्या करेगा, वो मैच करेगा, यानी स्थिर रहती है, उसमें बदलाव ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे समझिए इस बात को, जैसे अपने यहां क्या चलता है, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम चलता है ना। अब एक ही कास्ट में जो है शादियां हुई, एक ही कास्ट में शादियां हुई, इससे ढेर सारे लोग उत्पन्न हुए, ढेर सारे। अब इसमें से किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को उठा लीजिए, तो जो जीन इसका होगा वही जीन इसका होगा, यानी इसका जीन कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। एक जात वाले का जीन कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। एक धर्म वाले जिसमें जाति सिस्टम नहीं है उसका छोड़ दीजिए, एक धर्म वाले का जीन सिस्टम कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। क्लियर है, समझ में आई बात? नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब है जीन प्रवाह यानी जीन फ्लो। तो विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच जीन का आदान प्रदान होता है। अलग अलग जनसंख्या समूहों के बीच क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। लेकिन कास्टिज्म सिस्टम जो है, जातिवादी व्यवस्था कास्टिज्म सिस्टम जो है, ये इस चीज को रोक देता है। क्या करता है, पूरी तरह रोक देता है। जीन का आदान प्रदान जो है वो उनके आपस में कम ही डिस्टेंस पर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से संतान में कई बार डिफरेंसेज, कई तरह की बीमारियां देखने को मिलता है। लेकिन सोसाइटी हमारा इस बात को समझता नहीं है, ठीक है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसके बाद है आनुवंशिक विचलन। यादृच्छिक कारणों से जीन आवृत्ति में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी अचानक ऐसा ही क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आनुवंशिक विचलन, कई बार इस परिवर्तन की वजह से जो संतान होता है उसमें जेनेटिक अंतर देखने को मिलता है। वो अपने माता पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, वो बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल भिन्न गुण वाला दिखता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो मानव विज्ञान का विकासवाद सिद्धांत। विकासवाद सिद्धांत में सबसे पहले किसका सिद्धांत आता है, डार्विनवाद का सिद्धांत। ऐसे तो कई लोगों ने सिद्धांत दिया था, डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा किसके सिद्धांत को मान्यता मिलती है, तो डार्विनवाद के सिद्धांत को मान्यता मिलती है। तो डार्विनवाद का सिद्धांत में सबसे पहले क्या है, अति उत्पादन का सिद्धांत, यानी सभी जीव आवश्यकता से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं वे सब जीव आवश्यकता से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, यानी उनके अंदर ये गुण है कि वो आवश्यकता से अधिक संतान उत्पन्न करे। जैसे एक फीमेल का अगर देखेंगे तो उसके बॉडी में कितना, पूरे उसके जीवन काल में कितना अंडाणु बनता है, तो लगभग 450 से ऊपर। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो 450 संतान को जन्म दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो 10-12 तक तो कर ही सकती है। तो कहने का मतलब उनको आवश्यकता अगर एक का है तो 12 भी हो रहा है, मतलब आवश्यकताएं क्या हो रही है, उनसे ज्यादा, यानी आवश्यकता से ज्यादा वो यानी अपने संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जीव को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अगले सिद्धांत की बात करें, संघर्ष। सीमित संसाधनों के कारण अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ाई होते रहता है, संघर्ष होते रहता है। अगर पानी कम है, पीने वाले 50 लोग हैं, तो लड़ाई तो होगी कि नहीं होगी। अब जमीन तो कम है ना भाई, लेकिन आए दिन जनसंख्या एकदम विस्फोटक गति से बढ़ रहा है, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, वो जनसंख्या ही ना। संघर्ष करेगा जीने के लिए, और करता ही है संघर्ष जीने के लिए, ठीक है। तो ये
भिन्नता, एक ही प्रजाति के जीवों में प्राकृतिक विभिन्नताएं, एक ही प्रजाति के जीव हैं, लेकिन उनके भिन्न माने उनमें भिन्नताएं बहुत सारी हैं। जैसे भालू, कुछ भालू को देखोगे वो आमतौर पर आपको बर्फीला इलाके में मिलेगा, कुछ सामान्य इलाके में मिलेगा, ठीक है ना। एक ही प्रजाति के हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनमें क्या हो गई, प्राकृतिक विभिन्नता हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है प्राकृतिक चयन, जिसे नेचुरल सिलेक्शन की बात कहते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में वही जीव रहेगा, ठीक है, जो प्रकृति जीव को चुनेगा। यानी प्रकृति के साथ जो सरवाइव हो जाएगा वो जीव रहेगा, और जो प्रकृति के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, प्रकृति की परिस्थितियों के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, वो जीव नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इतने सारे जीव जो विलुप्त हो गए उसके कारण क्या था कि वो प्रकृति में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। और आज जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं वो सारे जीव अगर प्रकृति में मौजूद हैं, इसका कारण यह है कि ये सारे के सारे जीव क्या हैं, प्रकृति के चयनवाद का क्या करते हैं, उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं। इस वजह से ये क्या है, बचे हुए हैं। अब अगली बात करें तो नई प्रजातियों का उद्भव, समय के साथ संचित विभिन्नताएं नई प्रजातियां बनाती है। क्या करती हैं, ये अलग अलग प्रजातियां बनाती है। समय जैसे जैसे बदलता है तो समय के साथ साथ जो वो विभिन्नताएं उनके अंदर आती है, वो विभिन्नताएं उनके संतानों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब डार्विनवाद की आलोचना भी होती है, ये सारी चीजें थी डार्विनवाद का सिद्धांत की मूल बातें। डार्विनवाद की आलोचना भी होती है। आलोचना क्या होती है, तो सबसे पहली बात, आनुवंशिकी की अनुपस्थिति, लाभकारी विभिन्नताओं की अपूर्ण व्याख्या, अंगों के अति विकास की व्याख्या यह नहीं करता है। यानी आनुवंशिकी की अनुपस्थिति की बात नहीं बता पाता है, लाभकारी विभिन्नताओं की अपूर्ण जानकारी देता है और ये अधूरा जानकारी देता है, और अंगों की अति विकास का जो सिद्धांत है, किसी किसी का होता है ना, किसी का कोई अंग जो है खूब बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में डार्विन का सिद्धांत फेल हो जाता है, ये बात नहीं बता पाता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उत्तर डार्विनवादी सिद्धांत। उत्तरवादी डार्विन सिद्धांत का मतलब डार्विनवाद के सिद्धांत के बाद या पहले, बाद, ठीक है ना। तो क्या है ये, तो उत्परिवर्तनवाद पहला कौन सा सिद्धांत है, उत्परिवर्तनवाद, जिसका प्रवर्तक कौन थे, यानी जिसका प्रतिपादन किसने किया था, ह्यूगो डी फ्रीज ने। किसने किया था, ह्यूगो डी फ्रीज ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि विकास अचानक उत्परिवर्तनों कारणों से होता है। यानी विकास जो होता है क्या होता है, अचानक उत्परिवर्तनों से होता है, यानी ये अचानक ही ये निकल जाता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में किया गया था, दो बीकर लिया गया था, जिसमें यानी परख नली कह लीजिए, ऐसे दो बीकर लिया गया, शीशे का था, कांच का था, और उसमें मांस के टुकड़े रखे गए। एक को एयर टाइट कर दिया गया और एक को खुला छोड़ दिया गया। एयर टाइट वाला में देखा गया कि उसमें जीव जो है पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसे खुला छोड़ दिया गया क्या हो गया, जीव उसमें पैदा होने लगा। जैसे जानवर मरता है तो लोग बाहर फेंक देता है, या कोई ऐसा मरा तो बाहर फेंक दिया, तो उससे क्या देखते हो, छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं ना, वो उसके बॉडी से ही निकलता है। तो कहने का मतलब वो उत्परिवर्तन की वजह से ही, यानी म्यूटेशंस होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज होता है म्यूटेशन में कि जैसे जीव में किसी नए गुण का आ जाना, क्या होता है, किसी नए गुण का आ जाना, ये भी उत्परिवर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डार्विनवाद के बाद नव डार्विनवाद। इसका प्रतिपादन वालेस और विसमैन ने किया था। किसने किया था, वालेस और विसमैन ने किया था। इन्होंने क्या दिया कि केवल जनन कोशिकाओं से परिवर्तन ही वंशानुगत होता है। किससे होता है, यानी जनन कोशिकाओं में जो केवल जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होने से ही वंशानुगत होता है वो, यानी
हेरेडिटिक सिस्टम में वो आता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं, अगला है संश्लेषित विकास सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी। इस सिंथेटिक थ्योरी में किन किन चीजों को हम जोड़ेंगे, तो डार्विनवाद को जोड़ दीजिए, आनुवंशिकी को जोड़ दीजिए, जनसंख्या आनुवंशिकी को जोड़ दीजिए, और उत्परिवर्तन का एकीकरण को जोड़ दीजिए। इन सब को मिलाने से हमें कौन सा एक नया सिद्धांत प्राप्त होता है, तो वो संश्लेषित विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो अब इस सिद्धांत में सबसे पहले कौन सा शब्द है, उत्परिवर्तन, नए जीन का उद्भव होना, यानी नए जीन का परिवर्तन होना। अब जैसे नए जीन का परिवर्तन ज्यादा कब होगा, जब उनके बीच में आनुवंशिक दूरी ज्यादा होगी, यानी वो अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग जात के होंगे, अगर मानव पे लेके देखे तो उनके जो संतान होंगे वो ज्यादा उत्परिवर्तन, नए तरह के गुण उसके अंदर मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद है जीन पुनर्संयोजन, यानी यौन प्रजनन से नए जीन का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी नए जीन का उत्पत्ति होता है। उसके बाद है प्राकृतिक चयन, अनुकूल जीन का चयन होता है, यानी जो जीव प्रकृति में रहेगा ये तय कौन करता है, प्रकृति तय करता है कि किसे हमें रखना है और किसे हटा देना है, ठीक है। उसके बाद है आनुवंशिकी विचलन, यानी यादृच्छिक जीन आवृत्ति परिवर्तन। ये किसमें देखा गया है, ये भी जीन मने नव डार्विनवाद के सिद्धांत यानी संश्लेषित विकास सिद्धांत के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रवासान, यानी प्रवासन जीन प्रवाह। प्रवासान का मतलब हो गया कि जो जीव मतलब एक स्थान पे रहते हैं तो उनमें उसी तरह का, जैसे ठंडे प्रदेश में रहते तो उनमें उसी तरह का फ्लो होता है जिनका, कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो उनके साथ वैसे उसी तरह से होता है, ठीक है ना। कभी ठंड वाला गर्म में नहीं जा सकता, गर्म वाला ठंड में नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य क्या होता है, सब जगह सरवाइव कर लेता है। क्यों, क्योंकि अपने वो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को क्या कर लेता है, बनाते रहता है, इस वजह से वो सब जगह। इसके बाद आ जाती है मानव जातियां, रेसेस। दुनिया में मानव की कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी मानव जातियां, हम लोगों को अलग अलग दिखता है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मानव जातियां कितने तरह की होती है। तो प्रजाति, शारीरिक एवं आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह का वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर, शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर मनुष्य को क्या क्या किया गया, अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। तो जिसमें सबसे पहले कौन आता है, कॉक्सॉइड, इसको श्वेत भी कहते हैं, कॉक्सॉइड, जिनकी त्वचा क्या होती है, गोरी त्वचा होती है, ये सीधे होते हैं, लहराते हुए इनके बाल होते हैं, और संकीर्ण नाक मतलब पतली नाक होती है, लंबे बाल होते हैं। ये आमतौर पर कहां देखने को मिलता है आपको, किस कॉन्टिनेंट में, तो एशिया में देखने को मिलेगा, यूरोप में पहले, ये पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा, और उत्तर अफ्रीका में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, है ना, जिनके चमड़े क्या होते हैं, गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, और बाल क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना, और नाक उनकी क्या होती है, संकीर्ण होती है, पतली होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जाति कौन सा है, मंगोलॉइड, इनको पीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीली। इनकी चमड़ी जो कैसी होती है, पीली भूरी त्वचा होती है, कैसी होती है, पीली भूरी त्वचा होती है, सीधे होते हैं, और इनके बाल जो होते हैं क्या होते हैं, काले होते हैं, और चेहरा क्या होता है, चपटा होता है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, या असम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, चाइना में देख लीजिए, तो उन सबका क्या होता है, नाक सपाट होता है, चपटा होता है। तो मध्य एशिया में, पूर्वी एशिया में ये जो है, ये निवासी क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे। अगला है निग्रोयड, यानी ये काली प्रजाति होती है, निग्रोयड मतलब काली। इनकी त्वचा कैसी होती है, काली त्वचा होती है, घुंघराले बाल होते हैं, देखे होंगे घुंघराले बाल, और चौड़ी नाक होती है, बड़ी सी नाक होती है, ठीक है ना। और ये आमतौर पर ये कहां मिलते हैं, अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। कहां मिलेंगे, अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, अन्य वर्गीकरण भी किया गया। पूर्व मंगोलियाड, यानी हिमालय के तलहटी प्राचीन मंगोलियाड,
कांगो बेसिन में रहते थे या पिग्मी में रहते थे। जो पहले मंगोलियाड थे वो कहाँ रहते थे? हिमालय की तलहटी में रहते थे। और जो प्राचीन मंगोलियाड थे वो कहाँ रहते थे? कांगो बेसिन में रहते थे या पिग्मी में रहते थे। इनका लक्षण क्या था? इनका जातीय लक्षण क्या था? तो इनका त्वचा का रंग कैसा था? तो ये मेलानिन वर्णक की मात्रा पर निर्भर करते थे। मेलानिन वर्णक की मात्रा मतलब जिसके वजह से हम काले गोरे होते हैं ना, जिसके शरीर में मेलानिन, जिसके शरीर में क्या होता है? मेलानिन की मात्रा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कौन लोग थे? मंगोलियाड लोग थे। कौन लोग थे? मंगोलियाड। अब इतनी मस्त मस्त इंफॉर्मेशन जो है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ाते। इतने शानदार इस इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब दूसरे इसका देखे लक्षण, तो बाल का प्रकार, तो इनका सीधा बाल होता है, लहराते होते हैं और घुंघराले बाल होते हैं। कैसे होते हैं? और नेत्र की संरचना इनकी कैसी होती है? तो एपिकेंथिक तह जैसा होता है। और नेत्र का रंग जो होता है इनका मतलब थोड़ा सा भूरा कालन मिलेगा आपको। नाक की संरचना कैसे होती है? तो संकीर्ण होती है, चौड़ी होती है और उभरी हुई रहती है, मतलब सपाट नहीं रहता, ऊंचा रहता है, ठीक है। खोपड़ी का आकार देखे तो खोपड़ी का आकार जो होता है डीलोकोसेफेलिक यानी लंबी होती है, और ब्रैकीसेफेलिक यानी चौड़ी होती है, यानी लंबी और चौड़ी होती है। इनकी खोपड़ी कैसी होती है? लंबी होती है, यानी ये लंबा होता है और चौड़ा होता है, बड़ा होता है सर उसका। इसलिए देखोगे कुछ ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं और जिनका सर बड़ा हो जाता है, लंबा चौड़ा, तो उसको मंगोलियन बच्चा बोला जाता है। बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? मंगोलियन बच्चा बोला जाता है, ठीक है ना। वो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से होता है। अब बात करें अगर भारतीय संदर्भ में जाति वर्गीकरण की बात करें, तो B.S. गुहा जो कि हिस्टोरियन है, ठीक है ना, उन्होंने वर्गीकरण का वर्तमान सर्वमान्य कई सारी परिभाषाएं दी। सबसे पहले हम लोग मानव वृद्धि और विकास को इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। अब किसके सापेक्ष में पढ़ रहे हैं? भारत के सापेक्ष में, ठीक है ना। आप देखिए, वृद्धि शरीर या अंग के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन के वजह से इनमें होता है। वृद्धि शरीर में जितना हम लोगों के अंदर पौष्टिक रहेगा उसी हिसाब से शरीर हमारा बढ़ेगा, उसी के शरीर का गुणन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद डेवलपमेंट, विकास, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं मानव जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं। मानव जीवन चक्र मतलब मानव कैसे कैसे, यानी पूरा एक मानव जीवन का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है। तो पहला होता है वो गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होता है? तो गर्भाधान से जन्म तक के समय को क्या कहा गया? गर्भावस्था कहा गया। यानी इसमें अंगों का निर्माण, तीव्र कोशिकाओं का विभाजन इस अवस्था में होता है। उसके बाद है शिशु अवस्था। 0 से लेकर 2 वर्षों तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? शिशु अवस्था। इसमें क्या होता है? दांत की वृद्धि होती है, इसकी मोटर कोशिकाएं मतलब जो चलने वाली कोशिकाएं उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इनका बाल्यावस्था। ये 2 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है क्या कहलाता है? बाल्यावस्था कहलाता है। यानी सिर से प्रारंभ होकर पैरों की ओर इनका क्या होता है? विकास होता है, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब चलता है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। कब से कब तक? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। यानी यौवनारंभ, द्वितीयक सेल यौन लक्षण का डेवलपमेंट, यानी दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है ना, आवाज का भारी होना, किसके बीच में? 12 से 18 के बीच में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है वयस्कता। वयस्कता किसको बोलते हैं? तो 18 से 60 वर्ष के बीच में क्या होता है? वयस्क। यानी इसमें वृद्धि क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब शरीर आगे नहीं डेवलप होता है, यानी शारीरिक क्षमता क्या हो जाती है? अपने चरम सीमा पर को प्राप्त कर चुकी होती है। इसके बाद आ जाती है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था क्या होता है? तो 60 प्लस के बाद जो अवस्था आती है वो कौन सी होती है? वृद्ध अवस्था। इसमें शारीरिक क्षमता में क्या होने लगता है? ह्रास होने लगता है। ये मनुष्य का क्या था? वृद्धि काल, यानी कैसे मनुष्य जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब यहां पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के कारण क्या होता है? जीन और वंशानुगत लक्षण जीव में दिखाई देता है आनुवंशिकी की वजह से,
दूसरा कारक है पोषण। पोषण की वजह से आहार, विटामिन और खनिज जो है जीवों को क्या होता है, प्राप्त होता है। हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है। इसके बाद है पर्यावरण, जलवायु, प्रदूषण, सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी पर्यावरण से, माने पर्यावरण से ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्यायाम और स्वास्थ्य, तो शारीरिक गतिविधि और रोग प्रतिरोधक क्षमता। यहां आपको लगा होगा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से डायरेक्ट बायोलॉजी में आ गए, लेकिन दरअसल क्या हम पढ़ रहे हैं, मानव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं आगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव विकास के प्रमुख चरण, कैसे मनुष्य जो है आगे बढ़ा, यानी हिस्ट्री का यहां से आपका क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मनुष्य कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो देखिए पहला चरण कौन सा है, प्राइमेट्स। पहला चरण कौन सा है, प्राइमेट्स, यानी आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ये प्राइमेट जीव हुआ करते थे। स्तनधारियों से प्राइमेट्स का विकास होना शुरू हो गया था। उसके बाद ये आए होमिनॉइड्स, आज से लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले ये प्राइमेट से होमोनॉइड, वानर और मानव के रूप में बदल रहे थे। उसके बाद है होमिनिड्स, ये आज से लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। तो होमिनॉइड से द्विपाद वाले जो है, यानी 4 पांव से 2 पांव वाले जीव में ये क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। अब जरा सोचो, ऐसे लोग जो कहते हैं कि रामायण लाखों वर्ष पहले डेवलप हुआ, तब यहां पर आपको पता चल जाएगा कितना वर्ष पहले डेवलप हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि उस समय तक तो मनुष्य पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, तो रचना कैसे कर लेगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। गीता जो भी चीज रचना किया है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो अब प्रमुख होमिनिडी प्रजातियां, ठीक है। अब होमिनिडी प्रजातियां कौन कौन सी, यानी कहां कहां पे किस किस तरह की प्रजातियां रहती हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये कब डेवलप हुए, तो आज से 42 से 39 लाख वर्ष पहले, ठीक है ना। ये द्विपाद में 2 पांव से चलते थे, इनका छोटा मस्तिष्क होता था, और ये लूसी नाम का प्रसिद्ध जीवाश्म प्राप्त हुआ था। किसका, लूसी नाम का। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का जो है पहला जो जीवाश्म प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था, लूसी। आपसे पूछा जा सकता है लूसी कौन था, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का जो प्रजाति था उससे जो पहला प्राप्त हुआ था वो कौन था, ये लूसी था। दूसरा है होमो हैबिलिस, आज से लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले, यानी ये सबसे पुराना होमो प्रजाति है जो पत्थर से क्या करते थे, औजार बनाते थे। पत्थर से औजार बनाने वाली यही प्रजाति है। इन्हीं के टाइम में क्या होता, आगू का आविष्कार हुआ था, क्या होता इन्हीं के टाइम में। इसके बाद होमो इरेक्टस, अभी तक मानव नहीं आया है, ध्यान रखना, ये सब आदि मानव है। होमो इरेक्टस 2 मिलियन वर्ष पहले, इनका बड़ा मस्तिष्क होता था और आग का उपयोग यही करते थे, और ये अफ्रीका से बाहर पहली बार प्रवास करने के लिए निकले थे। यानी कहीं भी देखा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो बोला जाता है अफ्रीका से हुई है, और वहीं से पूरी दुनिया में मनुष्य क्या हुआ है, फैला है, चारों तरफ फैला है, ठीक है। तो वो कौन थे, होमो इरेक्टस, जो आज से कितना वर्ष पहले, 2 मिलियन वर्ष पहले। मिलियन मतलब है ना। इसके बाद है होमो हेडलबर्गेनेसिस, ये आज से कितना वर्ष पहले, 5 लाख वर्ष पहले। ये ही आधुनिक मानव है और निएंडरथल का पूर्वज है। मतलब इनका पूर्वज, आधुनिक मानव का जो पूर्वज कौन है, निएंडरथल। निएंडरथल मनुष्य जैसा था, बहुत लंबा चौड़ा ताकतवर होता था वो निएंडरथल। ये मानवों का क्या है, पूर्वज है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं निएंडरथल कब हुआ, तो आज से लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पहले। इसके बीच में कौन था, निएंडरथल था। इसका मस्तिष्क क्या था, बहुत बड़ा था, और कहां देखने को मिलता था, ये यूरोप में, यूरोप में इसका अवशेष मिला। उसके बाद कौन आया, होमो
होमोसेपियंस यानी 2 लाख वर्ष पहले से लेकर अब तक वर्तमान तक, ये होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस 2 लाख, इसी को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव कहा जाता है। 2 लाख वर्ष, है ना। अभी इन लोगों में भाषा भी नहीं आई है, बोलना भी लोग शुरू नहीं किए हैं, ठीक है ना, अभी डेवलप इनका हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं विकास के, जो हमने विकास देखा उसके प्रमाण कहां कहां है। तो जीवाश्म, जीवाश्म से क्या होता है? तो प्राचीन मानवों के अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। पुरातात्विक साक्ष्य, औजार उपकरण और कलाकृतियां जो मिलती है उसको क्या कहा जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। आनुवंशिक साक्ष्य, डीएनए विश्लेषण और जीनोम माध्यम से जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? आनुवंशिक साक्ष्य कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद आ जाते हैं अगला, शारीरिक तुलना, आधुनिक एवं प्राचीन मानव की संरचना, ठीक है ना। आधुनिक तुलना जो है उस समय के मानव से और आज के मानव से तुलना किया जाता है कि किस तरह के वे मानव थे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इसके आगे का जो टॉपिक है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी सिस्टम, इसको हम लोग समझेंगे। यानी जो मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी है, इस एंथ्रोपोलॉजी के अगले कड़ी में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। यानी कोशिश करेंगे हम लोग 2 से 3 वीडियो के अंदर इसको क्या कर ले, कवर करके समाप्त कर दे। उसके बाद 1 लाइनर 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं और बराबर एग्जाम्स में आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपका ये इंफॉर्मेशन आपको लगा होगा कि सर ने क्लास जो लिया है वो बहुत शानदार क्लास है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।